हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नीट कक्षा। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि हम नीट यूजी 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें से भी पर्टिकुलर जियोलॉजी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंजेस इन रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम पहले देखेंगे उसके अंदर नो, नॉट या नेवर ऐसा कोई वर्ड यूज़ में आ रहा है। हाँ, हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है नो चेंजेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को कैसे बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम इस सीक्वेंस में ऐसा कौन सा चेंज करें जिससे इसके रीडिंग फ्रेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 प्राइम AAC AGC GGU GCU AUU 3 प्राइम। हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो वो तीन कोडन को एक साथ कोड करता है। दैट मीन्स कि एक कोड, तीन कोडन का जो पेयर है दैट इज ट्रिपलेट, ये एक प्रोटीन को कोड करेगा, ऐसे ही ये एक प्रोटीन को करेगा, ऐसे ही ये एक प्रोटीन को करेगा। ऐसे करके हमने क्या कर लिए हैं, पेयर कर लिए। अब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बात याद रखना कि 3 कोडोन विल कोड फॉर 1 प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पहला ऑप्शन इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इस साइड पे एक जी को और ऐड कर दें तो क्या होगा। जैसे हम एक जी को और ऐड करेंगे तो आप देखिए सीक्वेंस बनेगा AAC AGC GGGU GCUA UU 3। ये वाला जो ऐड था वो हमने एडिशन कर दिया है। अब देखो, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ऐसे करके लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक U हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्या ये रीडिंग फ्रेम अभी भी करेक्टेड है? नहीं। तो हमने पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको बोल दिया ये गलत है। दूसरा ऑप्शन था डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजिशन। हम इस वाले G को क्या करेंगे, यहाँ से अब डिलीट कर देंगे। तो जो फ्रेम बचेगा, जो रीडिंग फ्रेम बचेगा वो होगा AAC AC GGU GCU AUU 3 प्राइम। अब हम वापस इसका पेयर देख लेते हैं। पेयर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। इसके पास तीसरे का है ब्लैंक रह गया है। क्या ये भी रीडिंग फ्रेम करेक्टेड है? नहीं, ये रीडिंग फ्रेम भी करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन। मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हमारे इनकरेक्ट हो चुके हैं। अब लिखा है तीसरा ऑप्शन कि A एंड G एट 4th एंड 5th पोजीशन क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर 15 है, हमने बोला है कि 3 कोडोन एक प्रोटीन को बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कितने कोडोन बनेंगे, 5 प्रोटीन बनेंगे। अगर हम इसमें 2 और ऐड कर रहे हैं तो कोडोन कितने हो जाएंगे, 17। तो 17 क्या ट्रिपलेट की कोडोन का पेयर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मतलब क्या है कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन। अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि सर आप एक काम करो, आप 3 कोडोन है उसी को रिमूव कर दो। ये बात याद है कि हमें 3 कोडोन इज इक्वल्स टू 1 प्रोटीन होता है। अगर हम 3 कोडोन हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रीडिंग फ्रेम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। सपोज मैं ये लास्ट वाला कोडोन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्या होगा बताओ? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेयर तो अभी भी है। हाँ, अगर पेयर के नंबर में कमी आ जाए, दैट मीन्स कि अगर 3 का ही पेयर है तो 3 का ही पेयर अगर रहे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 3 के पेयर से वो 2 का पेयर बन जाए तब वहाँ पे रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, हार्मोन। तो हमें देखना है कि हार्मोन से कौन सा मेथड वो करता है, किसको, फैमिली प्लानिंग या हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस देखने से पहले हम सारे टर्म पढ़ लेते हैं इसके क्या क्या लिखे हैं। कॉपर टी, कॉपर टी क्या होता है, एक बैरियर मेथड होता है जो फीमेल के सर्विक्स या वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। वो क्या करता है, रिलीज कॉपर रिलीज करता है। एंड कॉपर इज़ नॉट अ काइंड ऑफ हार्मोन, इट्स अ काइंड ऑफ आयन। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके अंदर क्या होता है, या तो केवल प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन
एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बो होता है। हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या है, एक खुद में हार्मोन है। तो ये सबके कंपोजिशन बता रहा हूँ आपको पहले कैसे कैसे होता है। अब लिखा है इन सब ऑप्शंस में एक है बैरियर मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड्स में क्या होते हैं, बैरियर मेथड्स वो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म। तो मीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कोई हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, कॉपर टी है, आईयूडीज़ हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब एक लास्ट टर्म बची है, दैट इज़ लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया मतलब क्या होता है कि ऐसा एक बॉडी में फंक्शनिंग होती है, उससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो सडन इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कर देता है स्टॉप। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, नो ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, भले ही स्पर्म चला जाए अंदर, लेकिन जब ओवम ही फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वो किसके साथ जाके मेटिंग करेगा और किसके साथ जाके वो जाइगोट बनाएगा। तो ये भी एक हार्मोनल मेथड है, क्योंकि प्रोलैक्टिन इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोन। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन पेयर है लैक्टेशनल अमीनोरिया, बिल्कुल सही, इसमें हम हार्मोन यूज़ करते हैं प्रोलैक्टिन। पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही, इसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। बैरियर मेथड, जहाँ जिस ऑप्शन में पहले बैरियर मेथड दे रखा हो उस ऑप्शन को पहले ही आप एलिमिनेट कर दो, तो सेकंड और फोर्थ क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं हम। कॉपर टी, कॉपर टी मैंने बताया कि कॉपर होता है कि जो एक आयन है, ये कोई हार्मोन नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 milliliter and the end of ventricular systole is 50 milliliter, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं इसके टर्म्स क्या क्या हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल है, सिंपल सा फॉर्मूला होगा। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हार्ट रेट, तो हमने इसको x मान लिया। स्ट्रोक वॉल्यूम नाम का कोई टर्म है इसके अंदर नहीं है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं कार्डिक आउटपुट की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 5 लीटर और 5000 ml। अब स्ट्रोक वॉल्यूम समझते, पहले स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। क्या होता है कि जब भी लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, कौन सी वेंट्रिकल से, लेफ़्ट वेंट्रिकल से, तब उस केस में सिस्टोल भी होगा और डायस्टोल भी होगा, ये फोर्स होते हैं। तो जब जितना वॉल्यूम बचेगा, कब, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, उसके बाद जब भी हम डायस्टोल माइनस सिस्टोल कर देंगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वो होगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। डायस्टोल माइनस सिस्टोल। अब देखेंगे डायस्टोल कितना दे रखा है 100 ml, सिस्टोल कितना है 50 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा 50 ml। बिल्कुल इजी था, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू 50 ml। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इसको क्या हो जाएगा 5000 ml ऑन 50 ml। दोनों का ml में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि यूनिट सेम हो जाए। देखो आप इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा 100। तो हार्ट बीट जो आई हमारी वो आएगी 100 बीट्स पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में आ चुका है, ये आपके एम्स में भी आया है, ये जिपमर में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स होता है ऑलवेज बल्क प्रोडक्शन, मतलब हम कोई 5 लीटर या 10 लीटर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1000 लीटर, हम बात कर रहे हैं 10,000 लीटर की। इतना नॉर्मल हमारी लैब में तो पॉसिबल नहीं है, हम यूज़ करते हैं कुछ मेथड्स, ठीक है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं चारों मेथड के मतलब क्या होते हैं। फर्स्ट होता है BOD इंक्यूबेटर, ठीक है, एक BOD इंक्यूबेटर और एक स्लज डाइजेस्टर। ऐसे तो BOD इंक्यूबेटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक
हम जो भी बैक्टीरिया हम या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराते हैं, क्या करते हैं, हम उसे पेट्री प्लेट में लेते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर ऑक्सीजन लेवल पे क्या करते हैं, उसे हम इंक्यूबेट करते हैं डिपेंड अपॉन देयर लाइफ साइकिल। हम किसी को 24 आवर्स के लिए करते हैं, किसी को 48 आवर्स के लिए करते हैं, ताकि वो अपना सिंथेसिस करे प्लेट के अंदर ही। लेकिन क्या होता है कि वो प्लेट के अंदर कर रहा है तो उससे हमें कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अराउंड 1 ml। 1 ml इज़ नॉट काइंड ऑफ बल्क। इंडस्ट्रियल हमें कितना चाहिए, 10 लीटर 10,000 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तो मेथड गलत हो जाएगा। स्लज डाइजेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पॉल्यूटेड वाटर को क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिल्टर किया तो क्या होगा, फिल्टर करने के टाइम पे स्टेजेस आती हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर। जब भी सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है तब उसमें से क्या निकलता है, स्लज का एक्सक्रीशन होता है। इस स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ में लेते हैं वो होता है स्लज डाइजेस्टर। तो पॉल्यूटेड में से हम एंजाइम तो नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल ओवन। इंडस्ट्रियल ओवन क्या होता है, अब देखो ओवन मतलब हम सबसे पहले समझते हैं कि बिल्कुल सर इसमें हाई टेम्परेचर आएगा। हाई टेम्परेचर आ गया, हाई टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस था, हाई टेम्परेचर दैट्स अराउंड 250 to 500 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे केवल एक ही काम हो सकता है, वो होता है स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है काम उसमें, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सरफेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना, ताकि उस पर पैथोजेंस रेजिडेंट ना कर सके, पैथोजेंस उस पर अटैच ना हो सके, जिससे कि वो बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में आ जाए। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें कोई डिजीज़ या कुछ नहीं हो। जब भी हम ओवन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ड्राई हीट ओवन या ड्राई हीट हम उसको स्टेलाइज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा लास्ट बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर कैसे होते हैं, बिल्कुल ये कुछ इस टाइप के होते हैं, इतने बड़े, जिसमें एयर के लिए भी सप्लाई दी जाती है, इसमें पानी के लिए भी दिया जाता है, इसमें आप मीडियम भी पोर कर सकते हैं। हम क्या है तो 3-4 टाइप के बायोरिएक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं फीड बैच हो गया, या तो हम बैच में कर देंगे, या कंटिन्यूस फीड हो गया, ऐसे करके हम रिएक्टर्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने मीडियम डाल दिया, हमने बैक्टीरिया भी डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि एजिटेशन और स्पार्जिंग के थ्रू करता है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो जब इतना बड़ा सिलेंडर कोई होगा तो ऑब्वियसली बात है जो उसका प्रोडक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा, और या बोल सकते हैं हम बल्क होगा। तो बल्क होगा तो कितना लीटर तक चला जाएगा, 10,000 लीटर तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एंजाइम निकालना है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हम यूज़ करेंगे बायोरिएक्टर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज़। बहुत इजी सवाल था ये, ऑलमोस्ट हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। मैं फिर आपको बता देता हूँ एक तरीके से कैसे इसको समझ सकते हैं। ये एक सेल साइकिल का हमारे पास पूरा वो है। सपोज़ हम बोलते हैं कि 75% तो इसमें केवल प्रोफेज स्टेज होती है, ये पूरी स्टेज है हमारी, प्रोफेज की। उससे पहले होती है हमारी इंटरफेस की, देन लास्ट में आते हैं हमारी ये सारी फेजेस। तो प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक की फेज़ को हम बोलते हैं एम फेज, दैट इज़ डिवीज़न फेज। इंटरफेज में क्या होती है, अब 3 टाइप की स्टेप्स होती हैं, G1, S एंड G2। तो पहले क्या करेगी, सेल G1 में आएगी, अपने आप को प्रिपरेशन करेगी कि ठीक है हमें ये मटेरियल चाहिए सिंथेसिस के लिए। S फेज़ में आता ही वो बोलेगी सर हमें अब DNA सिंथेसिस के लिए जाना है। G2 में आते बोलेगी कि सर अब हमारे पास इसेंशियल मटेरियल हो गया है, अब हम कंडेंसेशन के लिए तैयार हैं, अब हम बनाएंगे क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन जैसे फॉर्म होता है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, तब वो सेल जाती है प्रोफेज में। अगर कहीं कहीं सेल को लगता है कि क्रोमेटिन नहीं बन पाए और सेल डैमेज हो चुकी है बीच में ही, तो क्या होता है सेल हमेशा G2 से फिर G0 स्टेज में चली जाती है। G0 बोले तो क्यूसेंट स्टेज में चली जाती है, ठीक है। क्यूसेंट स्टेज क्या होता है कि यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली अरेस्ट हो जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं होती है। जब एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तो उसका मतलब क्या है कि सेल रिपेयर कर रही है अपने आप को, तो वो सेल आगे डिवाइड नहीं होगी ताकि वो डिफेक्टिव सेल नहीं बनाएगी। हम क्या बात कर सकते हैं कि G1 पहले आया जिसमें हमने सब कुछ मटेरियल तैयार किया पहले,
फिर एस फेज़ आया जिसमें हमने डीएनए सिंथेसिस किया। फिर G2 फेज़ आया जिसमें हमारा क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। फिर हमारा आया माइटोटिक फेज़, दैट इज़ या डिवीजन फेज़। इसमें क्या होगा, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ आया। तो क्या ऑप्शन है, G1S G2M। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमने आज के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए नीट 2019 के। हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक क्या करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, नीट कक्षा सर्च कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम कोई नई वीडियो प्रेस डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू।